हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 में जो वर्ष 2013 में पूछा गया प्रश्न है। सीटेट पेपर 1 ईवीएस का जो प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2013 में 28 जुलाई 2013 में जो सीटेट एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा गया था ईवीएस का पर्यावरण अध्ययन का, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज आपकी वर्ष 2013 में 28 जुलाई देख सकते हैं, 28 जुलाई 2013 में जो प्रश्न पूछा गया था सीटेट पेपर 1 ईवीएस का पर्यावरण अध्ययन का, वो सही प्रश्न आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले हम आपको सीडीपी पढ़ा चुके हैं और आज हम पढ़ाएंगे आपको ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। जो कि आप जानते हैं कि ईवीएस से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है सीटेट में। तो सभी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है प्रश्न 2013 में, वो सभी प्रश्न आज हम आपके सामने लेकर आया हूँ ईवीएस का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईवीएस का है पर्यावरण अध्ययन, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस। 30 नंबर से प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा परीक्षा में। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, ठीक है, यही इसका उद्देश्य। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दंत कार्य का मुख्य लक्षण होना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दंत कार्य का मुख्य लक्षण क्या होना चाहिए? तो अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, यह मुख्य लक्ष्य होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दंत कार्य का, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए बताएंगे? तो इसका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है यहाँ दिया हुआ, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग सम्मान असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा, ठीक है। कौन सा होगा बताएंगे? तो यह होगा आपका शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लिए कहना, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लिए कहना, ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही प्रश्न करता है कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लिए कहना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न है
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। प्रश्न कहता है नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ठीक है, खानों का उत्खनन जिसको खुदाई कहते हैं, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टुकड़ी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कौन सा क्रियाकलाप है बताएंगे? तो ये होगा आपका बांधों का उत्खनन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद होगा बांधों का निर्माण। ठीक है, एक क्या है, ये दोनों जो है आपका जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 3A और बी। 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3A और बी हो जाएगा, खानों का उत्खनन और बांधों का निर्माण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न है कांसे के बारे में सही कथन को चुनिए। ठीक है, सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। उसके बाद है कि कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। अगला ऑप्शन है कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। अगला ऑप्शन है कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। सही बात है। और उसके बाद है कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, बी और सी दोनों इसका राइट आंसर होगा। कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तांबा तथा टीन का मिश्र धातु होता है कांसा, तो कांसा को तांबा तथा टीन से पिघलाकर बनाया जाता है और उसका कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे क्या है, तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, बी तथा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है गांधीधाम गुजरात, ठीक है, गांधीधाम कहाँ पड़ता है? गुजरात में। का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, और फिर हैदराबाद जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश में, जाना चाहता है। उसके सफ़र यात्रा की दिशा क्या होगी? तो पहले पूर्व दिशा में, ठीक है, और फिर दक्षिण दिशा में। याद रखिएगा, यही होगा उसका, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, प्रश्न है कि किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? बताएंगे क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.65 किलोमीटर होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो माउंट एवरेस्ट एक भाग है आपका भारत का। ठीक है, किसका भाग है? भारत का एक भाग है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कौन सा देश में, किस देश में है? तो नेपाल में है, याद रखिएगा। और ये माउंट एवरेस्ट जो है ना आपका भारत का एक भाग है। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायियों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, क्या है? अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। दूसरा है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चल सके। उसके बाद जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। अगला है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने की इंतजाम करना। उसके बाद रुकने और आराम के लिए अच्छी जगह ढूंढना। और अगला है आपका कि माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें से कौन हो जाएगा बताइएगा?
तो इसमें हो जाएगा आपका ए डी तथा ई हो जाएगा। ठीक है, ए डी तथा ई हो जाएगा, यानी अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, उसका साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके और सबके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना। उसके बाद होगा रुकने, उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद होगा रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए डी ई। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डी तथा ई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है। ठीक है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो वो कौन सा वैज्ञानिक था, बताएंगे कौन सा वैज्ञानिक था वो। तो वो था आपका सर्वप्रथम मच्छर के पेट के ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। मलेरिया मच्छर से फैलता है। ठीक है, सबसे पहले कौन बताया था, तो रोलांड रॉस ने बताया था। ठीक है, रोलांड रॉस ने ही सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। ठीक है, ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। और इसके लिए उनको 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको, रोनाल्ड रॉस को। इन्होंने मलेरिया के मच्छर की क्या किया था, पता लगाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है, कौन सा रोग से पीड़ित हो सकता है रजत, तो मलेरिया से। ठीक है, मलेरिया से होगा इसका राइट आंसर। और मलेरिया की खोज किसने किया था, मलेरिया नामक मच्छर की खोज किसने किया था, रोलांड रॉस। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। अगला प्रश्न है, अल्बुर्नी कौन था। ठीक है, अल्बुर्नी कौन था, बताएंगे अल्बुर्नी कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये क्या था, अल्बुर्नी कौन था, यह वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसा देखता है। तो रात में जागने वाला जो जानवर होता है हर चीज़ को काले और सफ़ेद ही देखते हैं, काले और सफ़ेद ही देखते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा काले और सफ़ेद। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। सही कथन को चुनना है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। चलिए बताइए सही कथन क्या होगा। ऑप्शन एक है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। नहीं, गलत बात है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरी झुंड की नेता होती है, सही बात है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, गलत बात है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, हाथियों के झुंड में 14 से 15 साल के बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी क्या है, झुंड की नेता होती है। ठीक है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी क्या होती है, पूरे झुंड की नेता होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इसका ए तथा सी राइट आंसर। तो ए और सी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा ए और सी। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, बताएंगे उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं आपका पराग कहते हैं।
क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पड़ो जैसे रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा पराग। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न दिया हुआ है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में, जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? ठीक है, कौन सा होगा बताएंगे? तो होगा ढोकला, चटनी, नींबू वाले चाय। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है, प्रश्न दिया हुआ, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि? तो इसका एक ही कारण है भाई, इसका कारण है कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। ठीक है, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न कहता है, प्रश्न है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। ठीक है, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा गुड़ हीमोग्लोबिन की पूरा करने के लिए रोगी को खाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न कहता है, प्रश्न है आपके सामने, पढ़िए, राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है, प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 84 है। यहाँ पर प्रश्न है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता को स्थान दिया गया है। तो यह हो जाएगा आपका चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविता और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यह शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, यह उद्देश्य नहीं है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविता और कहानियों की शामिल करना। ठीक है, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना का यह उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है? पूरा नहीं करती है कौन सा? तो यह है शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, यह पूरा नहीं करती। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो यह होगा आपका जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे यह सुझाव दिया गया है। ठीक है, इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, इसका आंसर क्या होगा? इसलिए किया गया है क्योंकि, क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है,
प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां का व्यवस्था करता है। तो सबसे इसमें बेस्ट कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। तो कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन? तो ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। ठीक है, शिक्षार्थियों के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका सीटेट पेपर 1 जो कक्षा 1 से 5 तक की जो एग्ज़ाम होती है सीटेट पेपर 1 की, तो इसमें जो प्रीवियस ईयर 2013 में जो प्रश्न पूछा गया था सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से प्रीवियस और क्वेश्चन जो प्रश्न पूछा गया था वो सभी प्रश्न आपको आज हम पढ़ा दिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।